बदलाव के सिम्टम्स और साइंस भी देती है, तो हमें इसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और इसी प्रकार हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हुए, अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम अपने अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। बिल्कुल, बहुत सही कहा प्रेरणा आपने कि ज़रूरी होता है, बदलाव ज़रूरी होता है कि आप उस बदलाव को स्वीकार भी करें और सक्षम भी रहें। और हम बात करते हैं कि किस तरीके से जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो आपको कुछ अच्छा कैसे अगर सुनने को अगर ना मिले तो आपका पूरा दिन ख़राब चला जाता है। तो कोशिश करें कि जब दिन की शुरुआत हो और पहला वाक्य अगर आप किसी को बोलें तो विनम्र होकर बोलें, क्योंकि विनम्रता अगर आपके पास है तो बहुत बड़ी से बड़ी जंग को आप जीत सकते हैं। चलिए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जैसा कि आपको पता है कि कार्यक्रम की शुरुआत हम एक अच्छे विचार से करते हैं, एक महान विचार के साथ करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का सुविचार क्या है। महात्मा गांधी ने कहा था, एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में आज मौजूद हैं श्री आनंद सिन्हा जी। आप चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं और साथ ही साथ आप चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं साइबर ईडी बोर्ड में। सर, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम बिहार बिहान में। सर, अगर हम बात करते हैं तकनीक की, तो एक ऐसा रोचक विषय जिसके बारे में हम जानते तो सभी हैं, लेकिन हमारे पास इसके संदर्भ में जानकारी का अभाव है। और कहते हैं कि वर्तमान में हम तकनीक के युग में जी रहे हैं और बिना तकनीक के हम अपने देश की उन्नति और विकास को नहीं देख पाते, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे विषय में बहुत हम आपका स्वागत करते हैं कि इस विषय पर आप जानकारी देने के लिए हमारे कार्यक्रम में मौजूद हुए। सर, हम बात करें, अगर आप CIO चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, मुख्य सूचना अधिकारी प्राधिकारी से जानना चाहूँगी, वर्तमान के समय में हम सब तकनीक के कहते हैं कि उसके हम चंगुल में जकड़ चुके हैं। ऐसी स्थिति में इसके बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हमारे ऊपर प्रभाव बढ़ता जा रहा है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन और DD बिहार को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि मुझे आज यहाँ पर अपने तकनीकी विज्ञान के बारे में जो भी मैंने आजकल एक्सपीरियंस किया है उसको शेयर करने के लिए मौका दिया। तो सबसे पहले थैंक यू टू DD बिहार। देखिए, तकनीकी आज के दिन में जो काफ़ी एग्रेसिव मोड में चल रहा है और AI के बारे में मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बोलना चाहूँगा। टेक्नोलॉजी आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो हर एक इंसान, हर एक परिवार, हर एक ग्रुप, हर एक फ्रेंड्स, फैमिली, आप सब जगह देखें तो एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर मोबाइल। लेकिन अगर आप देखें यही चीज़ आज से 10 साल 20 साल पहले भी हमारे पास होता था, लेकिन वो हम कंप्यूटर के थ्रू बात करते थे, टेलीफोन के थ्रू बात करते थे। तो आज के दिन में उस ज़माने में जो चीज़ें आप मल्टीपल वेज में करते थे, दूसरे चीज़ों में करते थे, आज के दिन में वो सारा कुछ आपके एक मोबाइल फ़ोन में आ चुका है। तो जो ग्रोथ हुआ है टेक्नोलॉजी को लेके आज के दिन में, और अगर आप कंपेयर करें तो आज के दिन में आपके हाथ में वो सारी चीज़ें हैं। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी, मैं पटना से बिलोंग करता हूँ और मैंने वो जो रियल में आज के दिन में हम एक बज़वर्ड कहते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने वो लाइफ जी है अपने सामने। और 1990s में जब आप देखेंगे कि सारे जगह पे कंप्यूटराइजेशन चल रहा था, उस समय अगर आप बैंक के बारे में देखें, आज के दिन में आप एक ATM कार्ड लेके जाते हैं और आपका पैसा निकल आता है। जब आप 20 साल पहले के बारे में देखेंगे, उस समय जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, आपको एक लंबी कतार में खड़े होने पड़ते थे, आपको मैनुअल फॉर्म भरने होते थे। तो टेक्नोलॉजी ने काफ़ी चेंज कर दिया है और टेक्नोलॉजी मैं बोलूँगा इट्स अ इनेबलर फॉर ईच एंड एवरी पर्सन इन नाउ डेज। वो आपको इनेबल करता है, आपको फास्ट टू फास्ट सूचना जितनी जल्दी हो सके। आज के दिन में हम ये लाइव ब्रॉडकास्ट देख पा रहे हैं, पहले हम रिकॉर्डिंग करते थे, उसके बाद ब्रॉडकास्ट करते थे। तो काफ़ी सारी चीज़ों में टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया है। और AI की जहाँ तक बात करें तो AI आज के दिन में मल्टीपल वेज में जगह जगह पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे AI को हम यूज केस बना पाए। उसके लिए एक आज के दिन में सब लोग जो बात कर रहे हैं, न्यूज़ में भी आपने देखा होगा, ChatGPT के बारे में लोग बात कर रहे हैं। तो बेसिकली AI कैसे काम करता है? AI हमारे एक मॉडल, डेटा मॉडल पे काम करता है। वो डेटा मॉडल के लिए हमको एक डेटा चाहिए, डेटा सेट चाहिए। उस डेटा सेट के ऊपर आप
एआई का मॉडल बनाते हैं, एआई का मॉडल आपको लर्न करता है। ये भी ऐसा नहीं कि आपने जस्ट एआई का एक टेक्नोलॉजी लगा दिया और आपको सारा डिटेल्स है। इसमें काफ़ी लर्निंग इन्वॉल्व होती है। वो उस कंटेंट को, उस डेटा को काफ़ी लर्न करने के बाद उसमें से आपको कुछ, अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, कुछ रिपोर्ट्स निकालना चाहते हैं, कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं, तो एआई आपको उसमें हेल्प करता है। तो आज के दिन में सिंस हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, बिकॉज हम लोगों ने कंप्यूटराइजेशन किया, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी लगाई, हम लोगों ने काफ़ी डेटा इकट्ठा कर लिया, हर एक कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक जगह, आपके मोबाइल फ़ोन में, आपके कंप्यूटर में। अब हमको चाहिए कि उसमें से हम इंसाइट्स कैसे लें, उसमें से वो डेटा हमारी हेल्प कैसे कर सकता है डिसीजन लेने में, राइट। तो एआई हमारी उस तरीके में उस और हेल्प करेगा और इनेबल करेगा उन सारे प्रश्नों के उत्तर जानने में जो कि हमारे पास डेटा में ऑलरेडी रिसाइड कर रहा है। सर, ये तो एक पहलू हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अगर हम बात कर रहे हैं तो आपने बहुत सही कहा कि हमारी जो ज़िंदगी है वो 6 इंच के स्क्रीन में सिमट कर रह गई है, मोबाइल या टैब में सिमट कर रह गई, और वर्तमान के समय में हार्ड फॉर्मेट में अपने इन्फॉर्मेशंस को हमें सेव रखना ये बहुत ही चैलेंजिंग हो गया है। इसलिए हम सॉफ्ट कॉपीज़ रखने लगे हैं। ऐसी स्थिति में हमें बहुत सारी मुश्किलें और हमारे भीतर एक भय भी रहता है कि कब हमारी सूचना लीक हो जाए और हम स्कैम के शिकार हो जाएं। ऐसी स्थिति में बहुत सारे और भी प्रश्न होंगे जो हमसे बात करेंगे। क्यों बेचा? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी भी है। उससे पहले सर, टेक्निकली जानने से पहले हम थोड़े से आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में भी जानना चाहेंगे। कैसे एजुकेशन हुआ, इस फील्ड में कैसे आना हुआ, क्या प्रारंभिक पढ़ाई हुई आपकी? जैसे कि मैंने बताया, मैं बॉर्न एंड बॉटम पटना हूँ एंड मेरी पूरी पढ़ाई बिहार में ही हुई है और स्कूलिंग तक मैं बिहार में। एक चीज़ और पहले आपको बताना चाहूँगा, हालांकि ये जानना ज़रूरी है, मेरा कोई पर्पस था नहीं कि आईटी में आना है। पहले मेरा ड्रीम था कि आई वांटेड टू बिकम ए डॉक्टर। सो मैंने बायोलॉजी लिया था और बायोलॉजी लेने के बाद मैं उसी की ओर बढ़ रहा था, पढ़ाई कर रहा था। बट सडनली क्या हुआ कि एक दिन कंप्यूटर के बारे में 1990s में आप लोग को पता होगा काफ़ी हुआ, तो मेरा इंटरेस्ट उस समय जागृत हुआ एंड देन उस दिन से मैंने मुड़ के वापस नहीं देखा। और आज के दिन में अगर आप बोलेंगे, मैंने स्टार्ट किया था EEPROM प्रोग्रामिंग से, जो कि माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग होता है, और आज मैं एक बड़ी कंपनी में CIO हूँ। तो ये जर्नी काफ़ी लंबी रही है एज ए प्रोग्रामर टू अ चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। मैंने स्टार्टिंग में पटना से ही शुरुआत करी थी और मैंने BCA किया, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ग्रेजुएशन। उसके बाद फिर मैंने छोटे मोटे जॉब किए थे, ऑन जॉब ट्रेनिंग एज ए लैब इंस्ट्रक्टर। मैं लोगों को कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग और वो सब चीज़ें ही सिखाता था। उसके बाद धीरे धीरे मेरा कैरियर ग्रोथ होता गया। मैंने एक पटना की एक अच्छी कंपनी में ज्वाइन किया था। वहाँ पर मैं कंट्रीब्यूट कर पाया। जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जो मैं बात कर रहा था, बिहार का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो उस समय बिहार के सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, योर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, योर स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, इलाहाबाद बैंक, इस तरह के बैंकिंग, इस सारे जगह पे कंप्यूटराइजेशन हो रहा था। और मेरे को बहुत गर्व होता है कि मैं उस साल बिहार में कंट्रीब्यूट कर पाया। मैंने बिहार, झारखंड और ईस्टर्न यूपी, इन तीनों जगहों पे कम से कम नहीं भी तो 300 से ज़्यादा सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक और कोऑपरेटिव बैंक ऑटोमेट किया। ऑटोमेट मतलब वो लोग पेन एंड पेपर पे चलते थे, मैनुअल चलते थे, उनको हम लोग ने कंप्यूटराइज किया। तो ये एक जर्नी स्टार्टिंग अगर आप कह सकते हैं डिजिटल इंडिया का जो फाउंडेशन है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जो फाउंडेशन है, ये यहाँ से ग्रोथ हुआ है। और बीच बीच में काफ़ी सारे और भी अपॉर्चुनिटी मिले अपने आप को ट्रेन करने का, एजुकेट करने का, और मैं ट्रेनिंग और एजुकेशन पे भी फोकस किया। उसके बाद मैं एक बहुत बड़ी टेलको कंपनी में ज्वाइन किया मैंने, तो आई मूव टू दिल्ली। एंड उस टाइम भी मेरे को एक और प्राउड फीलिंग हुआ कि मैंने एक टेलीकॉम ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जो होती है, जो कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं, उसमें भी आई वॉज एबल टू कंट्रीब्यूट। तो ये सारे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल फाउंडेशन जो लेयर है, मैंने उसमें कंट्रीब्यूशन दिया है। इसका मुझे बहुत गर्व है और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला, काफ़ी लर्निंग आई। मैंने अपने आप को भी एजुकेट किया। आई डिड MBA IT
एंड काफ़ी सारे इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन होते हैं जो कि एक टेक्नोलॉजी लीडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो सारे टेक्नोलॉजी जो भी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होते हैं वो मैंने किया। अगर हम बात करेंगे साइबर की, साइबर क्राइम की, जितने हम डिजिटल दुनिया में जाते जा रहे हैं ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, इनसे कैसे बचा जाए? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि मैंने पहले कहा, जितना आप डिजिटल टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं उतना आप डेटा क्रिएट करते जा रहे हैं, और जितना ज़्यादा आप डेटा क्रिएट करते जा रहे हैं उसका डेटा इज़, जो पहले एक बात होती है डेटा इज़ ऑयल, आज के दिन में डेटा एक रेवेन्यू हो गया है। और जितना ज़्यादा आप डेटा क्रिएट करते जा रहे हैं आपको उसके सेफ्टी के लिए भी उतना ही प्रयास करना पड़ेगा। और आज के दिन में आप देखिए, चाहे आपका बैंकिंग सिस्टम हो, चाहे आपके खुद के सोशल मीडिया के पोस्ट हो, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, हर जगह आपने अपना डेटा रखा हुआ, मल्टीपल एप्लीकेशंस में आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है। उसको सेफ गार्ड करने के लिए साइबर सिक्योरिटी का एडहेरेंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसमें पर्सनल सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग एज ए टेक्नोलॉजी लीडर हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि ये फ्रॉड हो सकते हैं, ये तरीके से फ्रॉड हो सकते हैं। आज के दिन में व्हाट्सएप से फ्रॉड हो रहे हैं, आज के दिन में एसएमएस से फ्रॉड हो रहे हैं। एक मेल आता है विच इज़ फिशिंग मेल, सिंपल सा एक मेल है जो आज के दिन में रैंसमवेयर अटैक्स हो रहे हैं। एक मेल आता है, एम्प्लॉय या यूज़र उसको क्लिक करता है, वो कुछ दूसरे साइट पे ले जाता है और आपका डेटा इनक्रिप्ट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग ऑलरेडी एक अवेयरनेस ड्राइव कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, और गवर्नमेंट भी इसमें अच्छे काफ़ी सारे एड्स वगैरह आप देखते होंगे आज के दिन में काफ़ी आ रहे हैं। तो हर जगह से प्रयास हो रहा है। बट एक बोलते हैं, एक हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी में एक वर्ड है, देयर इज़ नो सिक्योरिटी विदाउट यू। सो यू मीन्स यू, मैं, आप लोग, सारे लोग। आपका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है सिक्योरिटी को सस्टेन करने के लिए, सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए। तो जितना ज़्यादा आप अवेयर हो पाएंगे, जितना ज़्यादा आप दूसरों को अवेयर कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आप इसको सिक्योर कर पाएंगे। देखिए आज के दिन में फ्रॉड्स नए नए तरीके, एक फेल होता है दूसरे तरीके आ जाते हैं। आप लोगों ने देखी होगी एक मूवी जामताड़ा, जो बहुत अच्छी मूवी है साइबर सिक्योरिटी का, मैं बोलूँगा कि ज़रूर सब लोग देखें। उसमें एक काफ़ी अच्छा अवेयरनेस मैसेज आता है, किस किस तरीके से फ्रॉड हो सकते हैं, सारे तरीके उसमें दिखाए गए हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली टेक्नोलॉजी लेवल पे जो चीज़ चाहिए वो तो हम लोग करते हैं, और आई एम श्योर बाकी सारे सब लोग करते हैं। आप मोबाइल में भी आपने कंट्रोल लगा रखा होगा, आप पढ़ते होंगे, लेकिन फिर भी अटैकर्स मल्टीपल वे से उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हमको जागृत रहना है, हमको दूसरों को जागृत करना है, और हमको फॉलो करना है, जो भी गाइडलाइंस है या जो भी मैसेजेस हैं उसको फॉलो करना है। और इसको रिपोर्ट करने के लिए, अगर चलिए गलती हो भी गई तो इसको रिपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने पोर्टल्स भी बना रखे हैं। साइबर क्राइम, एक साइबर क्राइम सेल होता है जो कि कमांड सेंटर होता है, जो कि इस तरह के फ्रॉड्स को मॉनिटर भी करता है। 24/7 आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, और एक टीम है पीछे जो इस तरह के फ्रॉड अगर हो गए तो उसको आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा कि आप उस फ्रॉड से कैसे बच पाएँ। और ये हर पुलिस स्टेशन में, ये हर एक पुलिस स्टेशन, हर एक स्टेट, हर जगह है। आप गूगल कर सकते हैं, गूगल में आपको सारे इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे। एक URL भी है, आप उसमें जाके रिपोर्ट, बहुत सिंपल प्रोसेस है, लेकिन ये लोगों को पता नहीं है। तो इसको जागृत करना, इसको अवेयरनेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सर, आप ये कॉमन लोगों की हम बात कर रहे हैं, आम जनता सभी इससे त्रस्त है। जितना ज़्यादा हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें जितना इसके अंदर, इसके भीतर जितना जा रहे हैं, हमें परेशानियां भी उठानी पड़ रही हैं। लेकिन हम बात करें बड़े, अगर हम लेवल पे बात करें तो कभी कभार बड़े मंत्रालयों में, विभागों में रैंसमवेयर का आपने जिक्र किया, ब्लैक कैट, ऐसी इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं। वहाँ पर इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद भी इस तरह की चीज़ें, अगर इस तरह के अटैक्स हो जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो आम जनता है उनके मन में एक डर, एक फियर तो ज़रूर होगा। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, जैसा कि मैंने कहा, ये सारे अटैक एज ए टेक्नोलॉजी अगर आप देखें, सारी पेरीमीटर सिक्योरिटी उसको बोलते हैं। सो सारी पेरीमीटर सिक्योरिटी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट सब जगह लगी होती है। उसके बाद जो मिस्टेक होते हैं हम लोग उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी के भाषा में ह्यूमन वॉल। तो ह्यूमन फैक्टर जो है, इनसाइडर अटैक्स होते हैं। इनसाइडर अटैक्स कैसे होते हैं? जो कि एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर
और फ्रेंड्स आपस में ही कुछ पासवर्ड एक्सचेंज कर लेते हैं और वो पासवर्ड एक्सचेंज करके वो शेयर करते रहते हैं और बहुत इनसिक्योर मैनर में, तो उससे वो पासवर्ड लीक हो जाता है। तो एक गलती एम्प्लॉय की खुद की है, इसलिए हम लोग, जो मैंने एक लाइन बोली थी, देयर इज़ नो सिक्योरिटी विदाउट यू, हम लोग एज ए एम्प्लॉय वी हैव टू अडहेयर टू दैट सिक्योरिटी, हम लोग को वो समझना पड़ेगा। देखिए, ये वीक इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर पे कुछ नहीं होता, देयर इज़ नो वीक सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज सबने कंट्रोल करके रखा हुआ है, सबने बेस्ट टू बेस्ट टेक्नोलॉजी लगा रखी है। वीक होने का रीज़न है मिसकॉन्फ़िगरेशन। वो मिसकॉन्फ़िगरेशन अगर हो गया, वो भी एम्प्लॉय करते हैं या मेरे से गलती हो गई या जो भी कॉन्फ़िगर कर रहा है, अगर उसने वो गाइडलाइन फॉलो नहीं की तो एक मिसकॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, जिसके कारण हैकर्स को एक वे आउट मिल जाता है एंट्री करने के लिए। तो मेरा वही आप लोगों को सजेशन रहेगा कि जब भी हम ऐसा कुछ सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, हम उसको डबल चेक करें, अगर ज़रूरत हो तो उसको ऑडिट कराएं, सो दैट ये मिसकॉन्फ़िगरेशन वाली चीज़ें हमको विजिबल रहे। सेकंड, अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस, आई विल ऑलवेज सजेस्ट अवेयरनेस इज़ अ की। एंड साइबर सिक्योरिटी में अगर आप लोगों को अवेयर कर पाते हैं तो इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज जो रैंसमवेयर जो होता है उसका अगर आप जो नो पेटाया और बाकी सारे जो अटैक्स हुए हैं, अगर आप उसका वीकेस्ट लिंक देखेंगे तो इट्स अ फिशिंग ईमेल जिसको क्लिक किया गया, उसके बाद वो वहाँ पर लोग जाके अपना पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद वो सारा इनक्रिप्ट हो जाता है डेटा। फिशिंग ईमेल्स या फिर ऐसे लिंक्स, ऐसे हॉक्स हमें आते हैं मैसेजेस में, जिसके ओटीपी के जरिए लोग मल्टीपल वेज में आते हैं। लोग आपको फ़ोन करके बोलते हैं कि आप अपना ओटीपी बताइए, तो हमको ये क्रॉस चेक करना है कि मैंने रिक्वेस्ट किया भी है कि नहीं किया, और वो मैसेज को अच्छे से पढ़ना है कि उस मैसेज में लिखा क्या है, ओटीपी ही लिखा है या ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए लिखा हुआ है। तो अगर कोई आपको फ़ोन करके बोलता है कि मेरे को, पहली बात, कोई भी पर्सनल आइडेंटिफायर डिटेल्स जो है आपको किसी से शेयर नहीं करना ऑन कॉल। ये बैंक भी बोलता है और ये हम लोग भी बताते हैं लोगों को। तो पीआई इन्फॉर्मेशन जो होता है ये क्रिटिकल होता है, ये आप किसी के साथ ऐसे बिना अवेयरनेस के ना शेयर किया रहे। और ओटीपी जब भी आता है, प्लीज़ रीड दैट मैसेज, आप उसको समझें कि वो मैसेज कहाँ से आया है, कौन से सोर्स से आया है, उसके बाद आप उसको रिस्पॉन्ड करें। जरूरी नहीं है कि सब लोग ओटीपी ही मांगते हैं, आज के दिन में ये बहुत कॉमन हो गया है। इसके अलावा बहुत सारे हैक्स होते हैं, शोल्डर सर्फिंग होता है, जूस जैकिंग होता है। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप अपना मोबाइल फ़ोन चार्जर के लिए वहाँ पर यूएसबी केबल पे लगा के छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं वो यूएसबी केबल जो है, हैकर्स जो है वो यूएसबी केबल के थ्रू आपके मोबाइल से सारा डेटा अपने कंप्यूटर में पुल कर रहा है। तो बहुत सारे तरीके हैं आज के दिन में निकल गए हैं जो कि लोग ट्राई करते रहते हैं कैसे आपका डेटा, कैसे आपका इन्फॉर्मेशन हम निकालें। बिल्कुल सही। ये शोल्डर सर्फिंग जो आपने बताया, थोड़ा सा हमारी जनता को प्लीज़ आप ये बताएं कि आखिर ये क्या है। शोल्डर सर्फिंग आज बहुत पुराना है। आज के दिन में आप अपना मोबाइल फ़ोन पे अगर आप सोशल मीडिया पे या कुछ पासवर्ड टाइप कर रहे हैं, देयर आर मल्टीपल वेज जिसके थ्रू आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको देख सकते हैं, राइट। वो आपके साथ साथ आपके मोबाइल को देख रहे हैं और आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो चीज़ उनको विजिबल हो जाती है। इसलिए लैपटॉप की अगर बात करें तो हम लोगों ने एक प्राइवेसी स्क्रीन दे रखा है। अगर आप कॉन्फिडेंशियल काम कर रहे हैं तो प्राइवेसी स्क्रीन लगा के काम करें, सो दैट आपके पीछे कोई खड़ा है तो आपका वर्क, आपके पासवर्ड्स वगैरह अगर आप डाल रहे हैं तो वो देख ना पाए। और इसी तरीके से आज के दिन में मोबाइल पे सीसीटीवी कैमरा लोग लगा देते हैं रेस्टोरेंट्स में, और वहाँ पे कि आप क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सीसीटीवी कैमरा से करते हैं। तो आपको जागृत रहना है, आपको किस जगह पे क्या यूज करना है, कहाँ पर क्या डालना है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और सिक्योरिटी में आज के दिन में हर दिन नए अटैक्स आ रहे हैं। आप पैचिंग करेंगे, आप एक चीज़ को कंट्रोल करेंगे, दूसरा नया अटैक्स आ जाएगा। तो हर दिन के लिए आप मैं सजेस्ट करूँगा, बहुत सारे वाइट पेपर्स आते हैं, बहुत सारे मीडिया में कंटेंट आते हैं, फेसबुक में भी हम लोग पोस्ट करते रहते हैं, ट्विटर में भी हम लोग पोस्ट करते रहते हैं, तो आप लोग उसको रेफ़र कर सकते हैं कि कौन कौन से अटैक्स होते हैं। गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से भी मैं बोलूँ तो गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया है साइबर सिक्योरिटी में और लोगों को जागृत करने के लिए, और पोर्टल्स बना रखे हैं जहाँ पर आप जाके
टिप्स एंड ट्रिक्स डाउनलोड कर सकते हैं कि सेफ्टी के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे अटैक्स आपको पता चलेंगे जो कि आज के दिन में आपको नहीं पता चलता, आपके साथ हो भी रहा है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि बहुत सारे, अगर आपको पता है कि कौन कौन से अटैक्स और कौन कौन से फ्रॉड आपके साथ हो गए, तो आज के दिन में बहुत लोगों को नहीं पता है, क्योंकि बाद में पता चलता है कि हाँ हमने वो ये गलती वहाँ करी थी, हमने ये पासवर्ड ये चीज़ वहाँ पे शेयर किया था। तो तब रियलाइज होता है कि हमने ये अवेयरनेस या ये गाइडलाइन फॉलो नहीं किया। अगर हम बात करें कि आपने बहुत सारे एमएनसीज़ में आपने काम किया, आईटी सेक्टर में आप कई वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं, ऐसे में अगर आपसे ये जानना चाहें कि आपके लिए कौन सा अनुभव, आपके लिए कौन सा कार्यकाल सबसे ज़्यादा आपके लिए दिलचस्प रहा, रोचक रहा या चैलेंजिंग रहा, क्या बताना चाहेंगे? जिसको जो मैंने बताया आपको कि जिसको लेके मुझे काफ़ी गर्व होता है, तो सबसे पहला जो जॉब मैंने बिहार में किया, जिसमें मैंने करीब 300 से 400 के आसपास सरकारी बैंक, गवर्नमेंट बैंक जो हैं वो ऑटोमेट किया। एक पेन एंड पेपर से चलने वाला बैंक जो कि एक रजिस्टर पे चलता था, उसको मैंने कंप्यूटराइज किया। तो इस ड्यूरेशन में आप अगर बात करें तो 1998 के आसपास Y2K का प्रॉब्लम भी आया था और मैंने उसमें भी कंट्रीब्यूट किया। और ये जो पीरियड था ये बहुत चैलेंजिंग था मेरे लाइफ का, बिकॉज़ काफ़ी ट्रैवल था और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था, काफ़ी कुछ बैंकिंग के बारे में अंडरस्टैंडिंग मुझे इसमें मिली, जो कि मेरे लिए बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट था। एक बैंक कैसे चलता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, लोगों की भीड़ क्यों इकट्ठा होती है बैंक के। आज के मतलब पहले मुझे लगता था बैंक में इतनी भीड़ क्यों है, लेकिन आज जब मैंने कंप्यूटराइज किया तो मुझे रियल में पता चला इतनी लंबी भीड़ क्यों होती है। बिकॉज पेन एंड पेपर में एक लिमिट होता है आपको ट्रांजैक्शन करने का, लेकिन जब मैंने कंप्यूटराइज किया और मैंने अगले दिन ब्रांच का स्मूथ वर्किंग देखा तो मेरे को काफ़ी प्राउड फील हुआ कि समथिंग आई हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। एंड बट वो काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि रात में दिन में किसी भी टाइम के लिए मुझे बुलाया जा सकता था और क्लोजिंग कराना बैंक का, उनको सिखाना कि कंप्यूटर कैसे यूज करो, क्लर्क सब मैनेजर्स जो भी हैं। तो ये चीज़ काफ़ी, एक तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी लर्निंग थी और काफ़ी चैलेंजिंग था। उसके बाद मैं कहूँगा जो टेलीकॉम ट्रांसफॉर्मेशन में जो मैंने कंट्रीब्यूशन किया इंडिया के एक बहुत बड़े लार्ज एंटरप्राइज में, वो एक इटसेल्फ काइंड ऑफ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय करियर आप बोल सकते हैं, जिसमें मैंने कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एप्लीकेशन, बिलिंग, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने वहाँ इम्प्लीमेंट करी और सीखी भी। और ये ड्यूरेशन लंबा भी था, करीब 12 साल मैंने उस कंपनी में काम किया और 12 साल में काफ़ी सारे रोल्स मैंने हैंडल किए और काफ़ी बड़ी लर्निंग, पार्टनर के साथ कनेक्ट, नेटवर्किंग, काफ़ी कुछ अपॉर्चुनिटी मिली। ऑफ कोर्स अवार्ड्स एंड रिकग्निशन भी मिले मुझे। और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैंने किया था जो कि अगेन इंडिया का सबसे बड़ा वीसैट का प्रोजेक्ट था, जिसमें हमें एक स्टेट में करीब 14,000 वीसैट इम्प्लीमेंट करने थे और उन वीसैट के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप था उस पर मुझे साइबर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करना था। बिकॉज वीसैट का जो सैटेलाइट का जो बैंडविड्थ होता है काफ़ी कॉस्टली होता है और उसका यूजेज कैसे हम कंट्रोल कर पाएँ, कैसे इंश्योर कर पाएँ उसमें कोई अटैक ना हो पाए, कैसे इंश्योर कर पाएँ कि वो बैंडविड्थ में कोई अनवांटेड साइट्स ओपन ना हो, तो उसके लिए मैंने कंट्रीब्यूट किया और काफ़ी चैलेंजिंग रहा ये 14,000 वीसैट को साइबर सिक्योरिटी के लेयर के अंदर इंटीग्रेट करना। बट लर्निंग काफ़ी रही टेलको में। सो मेरे लिए ये है। उसके बाद मैं मीडिया कंपनी में मूव हुआ, तो मीडिया इंडस्ट्रीज़ में अनदर चैलेंज वाज कि मैनेज करना था वर्ल्ड का लार्जेस्ट टीवी ऑडियंस मेजरमेंट और करीब 800 से 900 चैनल थे, उसका व्यूअरशिप कैप्चर करना, उसका डे टू डे प्रोसेसिंग करना, एआई को कैसे एम्बेड कर सकते हैं सो दैट उससे रिसर्च कर पाएँ, उससे डेटा कैसे हम डिसीजन ले सकते हैं। और इसके साथ साथ एवरी डे
हमको सिक्योरिटी को सस्टेन करके मेंटेन करना रखेगा, बिकॉज वो जो डेटा कलेक्ट होता था व्यूअरशिप का, वो डेटा अपने आप में करीब आप बोल सकते हैं अराउंड 26,000 करोड़ का रेवेन्यू था, और उसको सिक्योर करना, उसको इंश्योर करना कि वो रिलायबल डेटा है, इस पे काफ़ी फोकस किया मैंने। और हर दिन कंप्लायंस, सिक्योरिटी हर दिन हम लोग को इम्प्लीमेंट, इट्स काइंड ऑफ एवरी डे एवरी आवर वी हैव टू थिंक ऑन डेटा शुड बी सिक्योर एंड इट इज कंप्लायंस टू द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। तो ये 3 रोल जो मेरे करियर के रहे हैं, काफ़ी चैलेंजिंग और काफ़ी कुछ लर्निंग एंड काफ़ी सीखने को मिला इससे। बिल्कुल सर। अभी सर आपने कहा सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो अभी सर अभी हम लोग देख रहे हैं कि कहीं पे भी हम लोग जाते हैं तो फ्री वाईफाई का जो एक सिस्टम है वो कितना घातक है यूज़र्स के लिए, क्योंकि आप एयरपोर्ट पे जाते हो, रेलवे स्टेशन पे जाते हो, या फिर कहीं ऐसे रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ पे फ्री वाईफाई का सिस्टम, वो आपके लिए कितना मतलब हार्मफुल है? देखिए ये अगेन इट्स इनेबलिंग, अगर आप वाईफाई नहीं होगा तो आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, तो ये एक फैसिलिटी दी गई है सो दैट कि अगर आप एयरपोर्ट पे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो आपको इंटरनेट मिल पाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक वाईफाई जो है इनसिक्योर है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको वैलिडेट करनी चाहिए कि पहला जो वाईफाई है उसका पासवर्ड ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, राइट। सेकंड, उस वाईफाई में अगर आप कनेक्ट करते हैं तो वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपसे बोलेगा ओके करने के लिए, वो आपको केयरफुली रीड करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है जिस एयरपोर्ट पे आप बैठे हैं वहाँ पर आपको मल्टीपल वाईफाई के पॉइंट्स मिल रहे हैं, आपको सब में कनेक्ट नहीं करना है। आप ये हेल्प डेस्क से पूछ सकते हैं कि इस एयरपोर्ट का ऑथराइज वाईफाई कौन सा है, राइट। उसके बाद आप कुछ सेटिंग्स होते हैं मोबाइल में जो आप कर सकते हैं, जो कि अलाउ एंड डिसअलाउ। तो कभी कभी होता है अगर आप किसी वाईफाई को कनेक्ट करते हैं तो वो आपसे पूछेगा कि मैं आपके सारे कंटेंट रीड कर सकता हूँ, सारे एसएमएस पढ़ सकता हूँ, इस तरह के मैसेज आते हैं, तो आपको डिसअलाउ करना है, बिकॉज आप अगर अलाउ करेंगे तो हो सकता है आपका इन्फॉर्मेशन वहाँ से लीक हो सकता है। तो मेरा तो इसमें यही कहना है कि आप कनेक्ट कीजिए जहाँ पर, लेकिन एक प्रॉपर सिक्योर वे में कनेक्ट कीजिए, और इन्फॉर्मेशन के बाद कि वो वाईफाई ऑथराइज्ड है कि नहीं है, राइट। एंड कभी भी आप कॉर्पोरेट, अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि जहाँ से ज़्यादा उसको अवॉइड कर सकें। आप मोबाइल में एक्सेस करें तो आपके पास कंट्रोल है, लेकिन कॉर्पोरेट डेटा जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, इट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू इन अनसिक्योर वाईफाई एंड ऑल। तो वो कंट्रोल्स आपको हमेशा याद में रखना पड़ेगा। और अगेन आई एम सेइंग वैलिडेशन, आपको वैलिडेशन करना पड़ेगा कि वो जिस चीज़ पे आप कनेक्ट कर रहे हैं, जिस चीज़ पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं, वो सही में सिक्योर है कि नहीं है। बिल्कुल, यानी हम स्मार्टफोन्स तो रख रहे हैं, महंगे स्मार्टफोन और गैजेट्स तो रख रहे हैं, लेकिन इससे हम खुद स्मार्ट बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं, हमें ये सोचने की ज़रूरत है। और अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी के लिए हमें खुद कदम उठाने होंगे, हमें खुद एहतियात बरतने होंगे। बातचीत हो रही है हमारे आज के ख़ास मेहमान से, जो आप चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर है। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्लब पास्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आप क्लब चार्टर्ड प्रेसिडेंट रह चुके हैं लायंस क्लब ऑफ बैंगलोर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये अनुभव आपके लिए कैसा था? ये अनुभव जैसा कि मैंने बताया कि 30 साल के आसपास एक्सपीरियंस है मेरा आईटी के फील्ड में, और मैं चाहता हूँ कि कम्युनिटी के लिए कुछ करूँ, एंड सोशल सर्विस ना कि केवल हेल्प करना पर्सनल लेवल पे, बट मैंने काफ़ी इनिशिएटिव साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के लिए लिए हैं। तो मैं जब लायंस क्लब बैंगलोर इलेक्ट्रॉनिक सिटी का जब मैं प्रेसिडेंट था, उस समय साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के लिए हमने काफ़ी सारे अवेयरनेस सेशन लिए हैं, मैंने खुद ने लिए हैं, और लोगों को जागरूक करने के, क्योंकि उस टाइम वो कोविड का पीरियड था, और उस टाइम जो हमारा स्क्रीन टाइम था घर में वर्क फ्रॉम होम को लेके, बच्चों के स्कूल को लेके काफ़ी सारा बढ़ गया था। तो उस समय काफ़ी फ्रॉड हो रहे थे और लोग डिजिटल दुनिया में कनेक्ट हो रहे थे। शॉपिंग ले लो आप, चाहे आप कुछ भी आपको सर्च करना है तो डिजिटल काफ़ी हो गया था। तो आपने इस प्रकार से लोगों को अवेयर किया उस वक्त जब मुश्किल का समय था। बिल्कुल, तो आपने लोगों को अवेयर किया। जाते जाते चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को एक छोटा सा संदेश ज़रूर देकर जाए। संदेश में ये रहूँगा, बी सेफ, बी अलर्ट, एंड एक वन लाइन अगेन एंड अगेन, देयर इज़ नो सिक्योरिटी विदाउट यू।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपने हमारे कार्यक्रम में आए, सुबह के वक्त आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और साथ ही साथ आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने हमें इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की। थैंक यू। आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू। और अब वक्त तो चला है आपको अलविदा कहने का, लेकिन आप बखूबी जानते हैं कि जाने के पूर्व हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपने विचार, अपने सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाएं, और इसके लिए नोट करना होता है आपको हमारा पता। तो फटाफट उठाएं कागज़ और कलम, नोट करें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बयान, DD बिहार दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा email एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।